5 सेकेंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023 से 24 का बजट प्रस्तुत करती हूँ। यह अमृतकाल में पहला बजट है। इस बजट में पिछली बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए भारत के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है। हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं, जिसमें विकास के सफल सभी क्षेत्रों और नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक पहुँचे। हमारी आज़ादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7% पर होने का अनुमान लगाया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सभी पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह कोविड-19 और एक युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर सुस्त पड़ने के बावजूद संभव हुआ है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों का समय होने के बावजूद उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ रही है। वर्ष 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर क्वालिटी की ज़िंदगी और इज्जत की ज़िंदगी सुनिश्चित की है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था बन गई है। हमने कारोबार के लिए अनुकूल परिवेश के साथ एक सुशासित और नया देश के रूप में अपनी स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार किया है। जैसा कि अनेक वैश्विक सूचकांकों से प्रतिबिंबित होता है, हमने कई सतत विकास लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अमृतकाल के लिए हमारी संकल्पना में सुदृढ़ लोक वित्त और सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी चालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। यह हासिल करने के लिए सबका साथ, सबका प्रयास में माध्यम से जन भागीदारी अनिवार्य है। इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला, नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा, बृहद आर्थिक
सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेजों की सूची यह है: वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान मांगे, वित्त विधेयक, व्यय बजट, प्राप्ति बजट। व्यय की रूपरेखा। बजट का जो वार्षिक वित्तीय विवरण में जो अनुच्छेद 112 के तहत उपलब्ध कराया गया दस्तावेजों हैं। 2023 से 24 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय के 2020 से 23 के अनुमान हैं एवं वर्ष 2021 से 22 के लिए वास्तविक आंकड़े भी दर्शाए गए हैं। प्राप्ति और भुगतान उन 3 भागों के अंतर्गत दर्शाए गए हैं जिनमें सरकारी खाते रखे जाते हैं, अर्थात भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि और भारत की लोक लेखा, जैसा कि भारत के संविधान में अधिदेशित किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण राजस्व खाते पर हुए व्यय को अन्य खातों पर हुए व्यय से अलग करता है। राजस्व और पूंजी भाग एक साथ मिलकर केंद्रीय बजट बनाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल प्राप्तियों और व्यय के अनुमान क्रमशः धन वापसी और वसूलियों के निवल हैं। संविधान के अनुच्छेद 113 अधिदेशित करता है कि भारत की संचित निधि से होने वाले व्यय के अनुमान, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया गया और जिसके लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है, को अनुदान की मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। अनुदान की मांगों को वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के लिए अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है, तथापि व्यय की प्रकृति के आधार पर किसी मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जा सकती हैं। ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों जहां विधानमंडल नहीं है के संबंध में ऐसे प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक अलग मांग प्रस्तुत की गई है। बजट 2023-24 में अनुदान की 102 मांगें हैं। प्रत्येक मांग प्रारंभ में स्वीकृत और प्रभारित व्यय, राजस्व और पूंजीगत व्यय और व्यय की राशि के सकल आधार पर कुल योग जिसके लिए मांग प्रस्तुत की गई है का योग अलग अलग देती है। इसके बाद विभिन्न प्रमुख लेखा शीर्षों के तहत व्यय का अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक मांग में आमतौर पर किसी सेवा के लिए आवश्यक कुल प्रावधान अर्थात राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को
अनुदान और सेवा से संबंधित ऋण और अग्रिम के प्रावधान शामिल होते हैं। इसमें सेवा के लिए प्रावधान पूरी तरह से भारत की संचित निधि से प्रभारित व्यय के लिए है। उदाहरणार्थ, मांग से अलग ब्याज भुगतान एक अलग विनियोजन उस व्यय के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इसे लोकसभा द्वारा स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केंद्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का विवरण भी शामिल है, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करना चाहता है।